तो तमाम अहम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना के कहर की। जी हां, कोरोना तेजी से दुनिया भर में पांव पसार रहा है। कोरोना को रोकने के लिए तमाम तरह के एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब तक 127 देशों तक कोरोना वायरस फैल चुका है। करीब 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। एहतियातन दुनिया भर में कोरोना को हराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में भी कदम उठाए जा रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार संक्रमण रोकने के लिए तमाम उपाय तो कर रही है, साथ ही अब सरकार ने इस मामले को लेकर हर रोज मीडिया के जरिए जानकारी देने का फैसला भी लिया है। We now have 81 confirmed cases of COVID-19 in the country. Of these, 3 from Kerala were treated and discharged. In addition, 7 more from Safdarjung have also recovered. केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने भी कोरोना से लड़ने के लिए कई एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, जिसको देखते हुए हरियाणा, दिल्ली और यूपी ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है, जबकि ओडिशा ने कोरोना वायरस को आपदा घोषित कर दिया है। कोरोना को महामारी घोषित करने के साथ राज्य सरकारें कई दूसरे एहतियातन कदम भी उठा रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया। बिहार में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 5 शहरों में सिनेमा हॉल और जिम को बंद किया गया है, जबकि योगी सरकार ने यूपी में 22 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा में 31 मार्च तक सभी कॉलेज बंद किए गए हैं। साथ ही हरियाणा में 5 जिलों में सभी स्कूल भी बंद रखे गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों के साथ मॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आईपीएल का एक भी मैच नहीं कराने का फैसला लिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीसीसीआई ने भी 15 अप्रैल तक आईपीएल टाल दिया है। एक तरफ राज्य सरकारें कोरोना को देखते हुए जरूरी कदम उठा रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इस बीमारी से निपटने के लिए सार्क देशों से रणनीति के लिए चर्चा की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं सार्क देशों के नेतृत्व के सामने कोरोना वायरस से लड़ने की मजबूत रणनीति बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने नागरिकों को स्वस्थ रखने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। हम एकजुट होकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सकते हैं और एक स्वस्थ ग्रह के लिए योगदान दे सकते हैं। बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना को महामारी घोषित कर चुका है, जिसके बाद भारत ने विदेशी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है और संक्रमण न फैले इसके लिए जो भारतीय वापस देश लौट रहे हैं, उन्हें जांच के बाद ही घर जाने दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ऐसे में अब समझने की जरूरत है कि आखिर क्यों इतने सजग और चिंतित हैं लोग कोरोना वायरस को लेकर। देश, दुनिया और राज्य के स्तर पर भी पहल की जा रही है कि आखिर कैसे इसको रोका जा सके। आइए आपको समझाते हैं। दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में फैल रहा है। इसका असर भी वैश्विक है। भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर पड़ रहा है। कोरोना की वजह से शेयर बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट से निवेशकों में डर का माहौल है। जहां से कोरोना की शुरुआत हुई, उस चीन में वाहनों की बिक्री 80% तक घट चुकी है। यात्रियों की संख्या सामान्य के मुकाबले 85% कम हो चुकी है। ऐसे में वहां की अर्थव्यवस्था थम सी गई है, जिसका असर देर सबेर सारी दुनिया के साथ भारत पर भी पड़ेगा। फिल्मों की रिलीज, आईपीएल जैसे कार्यक्रम रद्द होने से आर्थिक नुकसान भी हुआ है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से चिंता और ज्यादा तमाम देशों की बढ़ रही है। और सबसे गंभीर बात यह है कि 127 देशों तक कोरोना की पहुंच हो गई है। भारत में भी 81 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में डर लाजमी हो जाता है। कोरोना वायरस की वजह से बिहार सरकार ने भी आज बड़ा फैसला लिया। 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। कोरोना का असर अब सियासत पर भी दिखने लगा है। कल से राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होने वाला आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर भी कैंसिल हो चुका है। देखिए, कानून जो है सबों के लिए है और ये काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही थी। हज़ारों की संख्या में लोग जो है राजगीर पहुंच भी गए थे। खाने का बंदोबस्त से लेकर के रहने का पार्टी ने उनको तैयारी जो है करवाया था। अब अचानक से अभी हम निकल ही रहे थे तो सूचना है कि भाई जो है
उसको रद्द कर दिया गया है क्योंकि कोरोना को लेते हुए। तो जिस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए सरकार की घोषणा करने से, अब देखिए मास्क की कमी है, हैंड सैनिटाइजर्स की कमी है, अस्पतालों में प्रॉपर जो है वो व्यवस्था नहीं है, और ख़ास तौर पे जो बिहार में अगर एयरपोर्ट्स का क्या होगा, रेलवे स्टेशनों का क्या होगा, बस स्टैंड का क्या होगा। आपने कन्वेंशनल सेंटर जो है वो रद्द तो कर दिया। तो अपने कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद न्यूज 18 से बात कर रहे थे तेजस्वी और चिंता जाहिर करते हुए नजर आए, साथ ही लोगों से अपील करते हुए भी नजर आए। अब जरा इस खबर को समझिए। कल से आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर था, उससे एक दिन पहले सरकार का फैसला सियासी रंग लेगा। आरजेडी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई, लिहाजा आरजेडी अब कोरोना की तैयारियों पर सवाल उठाएगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी का कार्यक्रम अहम था। राजगीर में आरजेडी का कार्यक्रम आरजेडी की रणनीति का हिस्सा था। कोरोना को लेकर सरकार के फैसले से आरजेडी की रणनीति को नीतीश ने चोट दे दिया है। जाहिर है ऐसे में तेजस्वी और कह सकते हैं कि पूरी पार्टी की नाराजगी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत पहले से इसकी तैयारियां की जा रही थी। कल और परसों यानी कि 14 और 15 तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सरकार के आदेश के बाद अब उनको कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। लेकिन तमाम कोरोना वायरस पर वीडियो जारी कर महानायक अमिताभ बच्चन ने भी लोगों को जागरूक किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के क्यों का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करोना फिरोना ठेंगवा दिखाओ तब। तो महानायक अमिताभ बच्चन को सुन रहे थे आप, जिन्होंने एक वीडियो के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है और अपील की है लोगों से कि आप हाथ बार बार धोएं और हाथ धोकर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी चीज को आप छुएं, जिसकी वजह से उसके बाद कोरोना आपके पास फटक भी नहीं पाएगा। बहरहाल अब बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनावों की। जी हां, राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 5 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया। जेडीयू और बीजेपी से 3 और आरजेडी से 2 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया, जिनका संसद की ऊपरी सदन में पहुंचना तय है। उम्मीदवारी के बाद कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं जिनकी टीस साफ साफ नजर आ रही है। बिहार की सियासत के इन 5 बड़े चेहरों को देखिए। शरद यादव, शत्रुघ्न सिन्हा, रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और आरके सिन्हा। ये वो 5 चेहरे हैं जिन्हें इस बार राज्यसभा जाने की उम्मीद थी, लेकिन नामों की घोषणा के साथ इन सबको जोर का झटका जोर से लग गया। सबसे पहला नाम शरद यादव का है। जेडीयू छोड़कर महागठबंधन में आए शरद यादव बिहार की सियासत के बड़े नाम हैं। शरद ने हाल ही में रिम्स जाकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। कयास लगाया जा रहा था कि आरजेडी शरद को राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही हाल आरजेडी के बड़े नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह का भी है। रघुवंश लालू प्रसाद के संकट मोचक माने जाते रहे हैं और इन्होंने भी कुछ दिनों पहले रिम्स जाकर लालू से मुलाकात की थी, लेकिन लालू ने इनको भी निराश किया। ऐसी ही निराशा हाथ लगी बिहार की सियासत के बाबा कहे जाने वाले शिवानंद तिवारी को। पिछली बार भी शिवानंद तिवारी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन तब लालू ने मनोज झा को राज्यसभा भेज दिया था। शिवानंद ने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, तो इस बार उम्मीद कुछ ज्यादा थी, लेकिन ये हसरत एक बार फिर अधूरी रह गई। आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ सबसे ज्यादा निराशा तो शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा को हुई होगी। लालू के कहने पर कांग्रेस ज्वाइन किया था, लेकिन लालू ने कांग्रेस के लिए राज्यसभा की सीट छोड़ी ही नहीं। महागठबंधन की तरह ही एनडीए में भी एक चेहरा है जिसे निराशा हाथ लगी, और वो है आरके सिन्हा। बीजेपी ने सीपी ठाकुर की जगह उनके बेटे विवेक ठाकुर को तो राज्यसभा का टिकट दे दिया, लेकिन संख्या बल की मजबूरी की वजह से आरके सिन्हा पीछे छूट गए। वैसे राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर एनडीए में तो कोई खास नाराजगी नहीं दिख रही, लेकिन महागठबंधन में विरोध के सुर सुनाई देने लगे हैं। जो भी आप पूछ रहे हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करके आगे क्या करना है, ये अपने साथियों से चर्चा करके बताइए।
महागठबंधन का ये मनमुटाव कहीं विधानसभा चुनाव तक महागठबंधन की शक्लो सूरत बदल न डाले। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जाहिर है टीस तो होगी ही, क्योंकि आरजेडी खेमे से जो दो नाम निकलकर सामने आए हैं वो कार्यकर्ताओं को निराश करेंगे। ऐसे में अब समझने की जरूरत यह है कि आखिर इन दो नामों को ही राज्यसभा भेजे जाने के लिए क्यों चुना गया। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या खासियत है दरअसल इन दोनों नामों को चुने जाने के पीछे। ये हम आपको बता दें कि दो नाम चुने गए हैं। अमरेंद्र धारी सिंह आरजेडी से राज्यसभा के उम्मीदवार चुने गए हैं। चल अचल संपत्ति करीब 2.38 अरब है इनकी। उसके बाद 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति इनके पास है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है। कैंडिडेट बनाने का सालाना आमदनी जो है इनकी 74 करोड़ रुपए है। ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से चुनाव हुआ है। दिल्ली गुरुग्राम में करीब 50 एकड़ से ज्यादा की जमीन है अमरेंद्र धारी सिंह के पास। अलग अलग कंपनियों में कुल 14.48 करोड़ का निवेश इन्होंने कर रखा है। और ऐसे में अब प्रेमचंद गुप्ता की बात करें तो आरजेडी उम्मीदवार है। दूसरे उम्मीदवार जो कि अरबपति हैं, ये भी अरबपति हैं। और हम आपको बता दें कि इनके पास संपत्ति कितनी है। प्रेमचंद और उनकी पत्नी की संयुक्त संपत्ति 225 करोड़ है। आप समझ सकते हैं कि आखिर कैंडिडेट का चुनाव किस आधार पर हुआ है और निराशा हो रही है जो कार्यकर्ता है पार्टी के। उनको अलग अलग बैंकों में करीब 95 करोड़ रुपए से ज्यादा इनके पास हैं पैसे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इनकी संपत्ति की तो दिल्ली के मेहरौली में 3.81 एकड़ जमीन है जो कि इनके नाम पर है। आप को हम बता दें कि मेहरौली की जमीन की कीमत 118 करोड़ से ज्यादा है। इनके पास जो जमीन है मेहरौली में साउथ एक्सटेंशन में करोड़ों की संपत्ति है प्रेमचंद गुप्ता के पास। आरजेडी के उम्मीदवार हैं और नाराजगी इसके बाद से ही शुरू हो गई। प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के पास 2.5 करोड़ के गहने हैं। और तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दोनों कैंडिडेट राज्यसभा के लिए चुने गए हैं आरजेडी की तरफ से किस आधार पर चुने गए हैं। और जो बहुत पुराने चेहरे थे पार्टी के भीतर, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह हो या फिर कोई और, उनमें टीस उठना लाजमी हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के लिए एनडीए के उम्मीदवारों की बात करें तो तीनों उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम नीतीश समेत दोनों पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में एनडीए की एकजुटता पूरी तरह से नजर आ रही थी। ये वो तीन चेहरे हैं जो आने वाले दिनों में एनडीए की ओर से राज्यसभा में नजर आएंगे। राज्यसभा के लिए एनडीए के तीनों उम्मीदवारों ने आज नामांकन कर दिया। जेडीयू की ओर से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर ने नामांकन किया। वहीं बीजेपी की ओर से विवेक ठाकुर ने विधानसभा में अपना पर्चा भरा। नामांकन के दौरान सीएम नीतीश कुमार सहित बिहार एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। उम्मीदवार बनाए जाने पर तीनों उम्मीदवारों ने खुशी जताई है। दोबारा मुझे रामनाथ जी को प्रत्याशी बनने का अवसर मिला, इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को है। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को माननीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने और पार्टी के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और दोबारा राज्यसभा में भेजने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व का कि सब लोग मिलकर एक निर्णय पर आए और अब हम लोग का समय है काम करने का। वहीं राज्यसभा का टिकट कायस्थ और कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि को नहीं मिलने के विरोध पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी से बात करके टिकट फाइनल किया गया है। जबकि जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी। समाज के सभी लोगों को एक साथ मिल करके सब जगह से करके तय होता है और बगल में ही हमारे झारखंड से उसी समाज को टिकट मिला। सब सर्व समाज नहीं सब कुछ चलता। पार्टी ने जो निर्णय किया वो हमारे सभी साथियों को सिरोधार्य है और हम लोग को खुशी है कि आने वाले समय में न केवल राज्यसभा में इनकी भूमिका शानदार होगी बल्कि सार्वजनिक जीवन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए के तीनों उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है।
अमित कुमार और नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पटना। तो एनडीए के तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। तीनों की जीत भी सुनिश्चित मानी जा रही है। और अब जरा राज्यसभा कैंडिडेट्स और राज्यसभा को लेकर जो खबरें चल रही है उनको समझने की जरूरत है। अब इस खबर को समझिए। एक तरफ आरजेडी की जिद की वजह से महागठबंधन में रार ठन गई है। कांग्रेस को आरजेडी ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, जिसका असर महागठबंधन पर पड़ेगा। राज्यसभा के जरिए एनडीए ने एकजुटता दिखाई है। राज्यसभा में एनडीए के घटक दलों का सहयोग मजबूती दर्शाता है। महागठबंधन में रार एनडीए के लिए जीत साफ साफ आसान करेगा। एनडीए के लिए आसानी होगी। तीनों कैंडिडेट्स पहले ही जीत रहे हैं एनडीए के। तो हम आपको बता दें, जहां एक तरफ आरजेडी के भीतर नाराजगी साफ साफ नजर आ रही है, वहीं एनडीए की राह राज्यसभा की आसान नजर आ रही है। और आगे भी इसको लेकर परिस्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अनुकूल बनती हुई दिख रही हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। शिबू सोरेन की जीत तो पक्की है, लेकिन दूसरी सीट पर बीजेपी के दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजाद अनवर में टक्कर है। हालांकि जीत का दावा दोनों ओर से किया जा रहा है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव, लेकिन उम्मीदवार 3, यानी एक बार फिर फैसला वोटिंग से होगा। हालांकि शिबू सोरेन की जीत पक्की मानी जा रही है। ऐसे में दूसरी सीट पर बीजेपी की दीपक प्रकाश और कांग्रेस के शहजाद अनवर में चुनावी जंग है। हालांकि दीपक प्रकाश के नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी नेताओं ने अपनी जीत सुनिश्चित बताई। जितनी जरूरत है हमको अपने जीत के लिए, उससे ज्यादा हमारे पास लोगों का विधायकों का समर्थन हमको प्राप्त है। केवल भारतीय जनता पार्टी के पास 26 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के पास केवल 18, और हमारे साथ बहुत सारे जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके भी विधायक हैं। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ है, तो संख्या हमारे साथ है। 100%, 200% यहाँ के माननीय विधायक जो दल में है उनका तो मत है ही है। जो दल के बाहर या जो सहयोगी दल है सबका समर्थन प्राप्त होगा और यहाँ से हमारे प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। दीपक प्रकाश के नामांकन के वक्त बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सभी ने न सिर्फ जीत का दावा किया, बल्कि कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी उतारने पर भी सवाल उठाए। साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी के पास संख्या बल नहीं है, उन्हें प्रत्याशी नहीं देनी चाहिए थी। और एक राजनीतिक सुचिता के तहत एक सत्ता पक्ष को और एक विपक्ष की जो गणित है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट की जीत सुनिश्चित है और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित है। तो विधानसभा में जो स्ट्रेंथ है हर पॉलिटिकल पार्टी की, सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के पास खुद की ही आज के तारीख में 26 तो विधायक हैं। अगर कांग्रेस उस तुलना में देखे तो कहाँ बहुत पीछे है, तो फिर इस प्रकार के आरोप लगाना तो बेबुनियाद है। रही बात लड़ने की, तो ठीक है, उनकी पार्टी है, वो लड़ सकते हैं। राज्यसभा की 1 सीट पर जीत के लिए 27 वोट की जरूरत है। बाबूलाल को मिलाकर बीजेपी के पास 26 वोट हैं। वहीं 2 विधायकों वाली आजसू ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बीजेपी की राह आसान दिख रही है, लेकिन झारखंड में राज्यसभा चुनाव के इतिहास को देखें तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। रांची से संजय सिन्हा के साथ उपेंद्र की रिपोर्ट। और अब जरा इस खबर को समझिए। 1 सीट पर जीत के लिए दरअसल 27 वोट की जरूरत है। बाबूलाल समेत बीजेपी के पास 26 विधायक हैं। आजसू और निर्दलीय अमित यादव का समर्थन करेंगे। मतलब बीजेपी की रणनीति पास हो गई। बीजेपी प्रत्याशी दीपक प्रकाश की राह आसान है। वैसे झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि क्या खेल यहां पर चलता है, क्या कुछ अलग संभावना यहां पर बनती हुई दिखती है, क्योंकि दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।